नमस्कार। जनमंच के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज से हम एक नई चर्चा शुरू कर रहे हैं, जिस चर्चा का नाम है बिहार विधानसभा चुनाव 2025। लोकसभा चुनाव और कुछ प्रदेशों के चुनाव, हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद ये बिहार के विधानसभा चुनाव का पड़ाव है। और ये सत्ताधारी दल के लिए, केंद्र में जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की, उसके लिए, और जो उसके विपक्ष के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी, और जो महागठबंधन के और इंडिया अलायंस के जो लोग हैं, उनके बीच में ये एक संघर्ष है। अगर हम बिहार की बात करें तो हम सब जानते हैं कि राजनीतिक तौर पर बिहार एक बहुत ही परिपक्व राज्य है, जहां लोगों में राजनीतिक समझ बहुत अधिक है। बहुत सारे ऐसे जन आंदोलन हुए हैं जिसकी शुरुआत बिहार से हुई है। बिहार के लोग राजनीति की बारीकियों को समझते हैं, और चाहे किसी भी स्तर का मतदाता हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, ग्रामीण हो, दलित हो, महिला हो, पुरुष हो, कम से कम राजनीतिक तौर पर बहुत अधिक जागरूक हैं। इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग, पर्टिकुलरली बिहार के लोग, बहुत ज़्यादा राजनीतिक तौर पर अवेयर हैं। उनको पता है कि वो कहाँ जा रहे हैं। जो वर्तमान में जो बिहार विधानसभा चुनाव में जो लड़ने में दो धड़ा है, दो अलग अलग धड़ा है, और इसके बीच में एक थर्ड डायमेंशन भी है, यानी कि जिसको कि बाइपोलर कॉन्टेस्ट कह सकते थे। वस्तुतः अभी बाइपोलर कॉन्टेस्ट वो नहीं है। जैसा कि दिख रहा है कि एक तरफ सत्ताधारी एनडीए, एक तरफ इंडिया अलायंस के महागठबंधन, और फिर एक नई राजनीतिक तौर पर सामने आने वाले प्रशांत किशोर, जिन्होंने पिछले 2-3 साल से बिहार की बहुत ही एक्सटेंसिव यात्रा की है, और वो भी लोगों तक जो जो जन सरोकार के मुद्दे हैं उसको उठा करके जन अपने अपने दल के लिए मत मांग रहे हैं, बहुमत मांग रहे हैं। यानी कि, और इसके बीच में, इसके मध्य में और भी बहुत सारी छोटी बड़ी पार्टियां हैं जो कि विधानसभा चुनाव में अपना हाथ आजमाएगी। मोटे तौर पर अगर हम समझने का प्रयास करें कि बिहार के राजनीति की क्या स्थिति है, तो हमको पता चलेगा कि जो वर्तमान सरकार है ये लगभग नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, और ये 2005 से लगातार हैं। जो एनडीए की सरकार है वो 2005 से लेकर के 2025 तक, यानी कि 20 सालों तक ये बिहार की सत्ता संभाल रहे हैं। बीच में ज़रूर 4-5 सालों के लिए नीतीश कुमार ने अपना गठबंधन तोड़ के महागठबंधन के साथ सरकार बनाई थी, लेकिन मोटे मोटे तौर पर नीतीश गवर्नमेंट जो है वो पिछले 20 साल से बिहार पर राज कर रहा है। जो शुरुआती जो दिनों थे, जो 2005 के बाद जब मुख्यमंत्री बने थे, सड़क की हालत ठीक नहीं थी, कानून व्यवस्था की हालत ठीक नहीं थी। पूरे हिंदुस्तान में जो ब्रांड बिहार था वो बहुत कमज़ोर हो गया था। तो प्रथम 5 साल में नीतीश कुमार जी ने बहुत कुछ ऐसा किया जिससे कि बिहार की जो जो स्थिति है वो इम्प्रूव हुई, सुधार हुई। लॉ एंड ऑर्डर में सुधार हुआ, क्या कहते हैं, सड़कों में सुधार हुआ, पुल बनने शुरू हुए, सरकारी विभाग ठीक से काम करने लगे। जो 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 जातिगत संघर्ष था, वर्ग संघर्ष था, उस पर थोड़ा विराम लगा, मिला जुला करके कानून का राज हुआ। तो ये सब कुछ उपलब्धि थी जो पहले 2005 से लेकर 2010 के गवर्नमेंट तक में थी। लेकिन फिर लोगों की अपेक्षाएं होती हैं, नथिंग इज़ परमानेंट। तो जो 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 एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों की, वो भी परमानेंट नहीं है, वो भी बदलती हैं। समय के साथ आप एक ही चीज़, एक ही क्लेम बार बार नहीं कर सकते कि पहले लॉ एंड ऑर्डर ख़राब था और लॉ एंड ऑर्डर हमने ठीक कर दिया। तो जो नीतीश सरकार है उनका अपना एक फैक्टर है, वो एक स्टोरी कह रहे हैं कि हमने बिहार को बदला है। बिहार की जो स्थिति है, जो जो आर्थिक स्थिति है, वो ये है कि नीति आयोग के जो लिस्ट है प्रत्येक प्रदेश का, उसमें लगभग विकास के हर पैमाने के हम सबसे निचले पैदान पर हैं। चाहे वो प्रति व्यक्ति आय हो, प्रति व्यक्ति कंजम्पशन हो, एजुकेशन, शिक्षा का दर हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो, पर कैपिटा इलेक्ट्रिक कंजम्पशन हो, मतलब जितने भी इकोनॉमिकल हम आंकड़े देखेंगे उस आंकड़ों में बिहार सबसे पीछे अभी भी है। जबकि पिछले 20 साल से पॉलिसी में कंटिन्यूटी है, पावर में कंटिन्यूटी है, स्टेबिलिटी है गवर्नमेंट में। मतलब जो बिहार का एक टिपिकल था कांग्रेस सरकार के समय में 90 से पहले, कि हर 2-3 साल पे मुख्यमंत्री बदल जाता था, कभी कृष्ण बाबू के बाद, श्री बाबू के बाद कभी भी अस्थिरता रही नहीं। तो जो
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक फैक्टर होता है, वो बिहार में नीतीश जी के राज में पिछले 20-25 सालों से है। तो उसके बावजूद अगर इकोनॉमिक डेटा हमारा अच्छा नहीं कह रहा है तो कुछ ये सोचने की बात है। दूसरी तरफ महागठबंधन के लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि नीतीश के पास अब देने के लिए कुछ नहीं है, इनके दे हैव नथिंग टू ऑफर। प्रति व्यक्ति आय जो है वो इतना नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए था। जो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, पूरे देश में जिस स्तर से पिछले 20 साल में विकास हुआ है उसके 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 फुटप्रिंट को बिहार में कहीं भी नहीं देखा जाता है कि बिहार भी उसी हिसाब से आगे बढ़ा है जिस हिसाब से अन्य प्रदेश आगे बढ़े हैं। तो महागठबंधन की जो कहानी है वो ये है कि जो जो एम्प्लॉयमेंट है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अर्बनाइजेशन एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उद्योग कहीं भी लगता है तो उसमें जो अर्बन डेवलपमेंट है उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो बिहार अर्बन डेवलपमेंट के मामले में सही में पिछले 20 साल में हमने कुछ अचीव नहीं किया है। जब हमारे हमारे बिहार से झारखंड अलग हुआ तो रांची और जमशेदपुर दो शहर झारखंड में चले गए, जो धनबाद, 2-3 बड़े शहर। बिहार में कुछ बचा नहीं, पटना को छोड़ के। एक भागलपुर को आप कह सकते हैं कि कुछ हद तक मुख्यमंत्री ने बहुत प्रयास किया है, राजगीर और गया पर, लेकिन उसके बावजूद जो अर्बनाइजेशन है, जिस हिसाब से 38 जिले हैं और जिला मुख्यालयों की स्थिति है, वो अगर आप देखें तो कहें कि नहीं, सभी लोड पटना पर ही है, क्योंकि बिहार का एकमात्र शहर जिसको शहर कहा जा सकता है वो पटना है, और पटना जो है वो ओवरबर्डेंड हो रहा है। तो अर्बनाइजेशन के मामले में, अर्बन डेवलपमेंट के मामले में सरकार के जो दावे हैं वो उतने पुख्ता नहीं है। जो एम्प्लॉयमेंट है, जो माइग्रेशन है बिहार के लोगों का, वो अभी भी दूसरे स्टेट्स में जा रहे हैं। तो ये एक मुद्दा है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पिछले 20 साल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि लगे कि हाँ बिहार जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो उद्योग के हिसाब से थोड़े से हम फिसड्डी रहे हैं, अर्बनाइजेशन के हिसाब से हम फिसड्डी रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो निश्चित रूप पर से जो है उस स्तर का नहीं हुआ जिस स्तर का होना चाहिए था। तो कहने का मतलब कि एक स्टोरी अगर सत्ताधारी दल के पास है कि पिछले 20 साल में उन्होंने बहुत कुछ परिवर्तन किया है, तो एक स्टोरी जो उनके खिलाफ लड़ने वाले दल हैं, चाहे वो महागठबंधन हो, चाहे वो जनसुराज हो, चाहे वो अन्य संगठन के जो लोग हों, उनके पास भी एक स्टोरी है कि नो, यू हैव नॉट लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशंस एंड यू कैन नॉट बी कंपेयर्ड विथ एनी अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। मध्य प्रदेश से तुलना नहीं हो सकती, बिहार के बहुत बाद, झारखंड बनने के बाद जो स्टेट्स बने, झारखंड और छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, उसकी स्थिति बिहार से अच्छी है, लेकिन बिहार जो है वो ज्योग्राफिकली छोटा स्टेट है, पॉपुलेशन वाइज बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है, 12-13 करोड़ से अधिक इसकी जनसंख्या है। तो बिहार का वो डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो कहने का मतलब दो द्विपक्षीय कहिए या त्रिपक्षीय कहिए या बहुपक्षीय कहिए, जो संघर्ष है वो हमको बिहार चुनाव में देखने को मिलेगा। हर पार्टी अपने अपने हिसाब से बात कहेगी। अब समझते हैं कि जो ग्राउंड रियलिटी है वो है क्या। जो दो दल हैं, एक दल है जो कि एनडीए का हिस्सा है, भारतीय जनता पार्टी, जो जिसकी केंद्र में सरकार है, वो सबसे बड़ी पार्टी है, 80-85 के बीच में उनका सीट है। और जो दूसरा विपक्ष का बहुत बड़ा धड़ा है, जो बहुत बड़ी पार्टी है, वो है राष्ट्रीय जनता दल। तो ये इनके पास भी 80-85 के आसपास में सीट है, मुझे एक्यूरेट आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। लेकिन ये दो दल जो हैं वो लगभग 150 सीटों पर, 160 सीट के आसपास, ये सिर्फ दो दल हैं, राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी। तो जो चुनाव है वो असली जो हमारा एनालिसिस होगा वो यही देखने वाला होगा कि जो 160 सीट जिस पर बीजेपी और आरजेडी है, उसमें कितना एंटी इनकम्बेंसी है अगेंस्ट द एमएलए, अपने विधायक के खिलाफ कितना एंटी इनकम्बेंसी है, कितने ऐसे विधायक हैं जिससे लोग नाराज हैं, और उस 160 में से जो है वो परिणाम बदलेंगे। जहाँ तक मेरा अनुमान है, मुझे लगता है कि ये दोनों जो बड़े संगठन हैं, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल, इन दोनों की सीटें घटने वाली है। और ये 100 से, जो अभी 160 में ये दोनों हैं, वो 100 से 120 में ये दोनों रहेंगे। और अगर 100 और 120 के बीच में ये दोनों रहते हैं तो बच जाता है बिहार का 120 दूसरा सीट। उस 120 सीट से नई सरकार का पता चलेगा, उसमें जनसुराज कैसा कर पाती है। कांग्रेस ने अभी वोट अधिकार यात्रा निकाला है, इनके जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत ही उत्साहित हैं।
ज़मीन पर ये नज़र आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हुई, माले हुआ, जनता दल यूनाइटेड हुआ। जनता दल यूनाइटेड पिछली बार डिसैमिनेट हो गई थी, मतलब बिल्कुल ही उनका उनका जो वजूद था वो ख़त्म हो गया था, 75 से सीधा 25-30 पर आ गए थे। इस बार भी बहुत सारे लोगों का दावा है कि जनता दल यूनाइटेड बहुत ज़्यादा सीट नहीं जीतने वाली है। तो 120 आधे विधानसभा के सीट पर जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी रहेगी 120 पर। और अगला 120 जो है वो तय करेगा बिहार की दशा और दिशा। इसमें कौन कितना कहाँ जीतता है, मतलब प्रशांत किशोर जी कितना जीत पाते हैं, कांग्रेस पार्टी कितना जीत पाती है, निर्दलीय कितना जीत पाते हैं, और जो दूसरे दल हैं उनकी क्या सहभागिता होती है। और हो सकता है कि ये जो जो पारंपरिक जो दो गठबंधन है, एनडीए और महागठबंधन, इस दो के से इतर हमको कोई तीसरी सरकार भी देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि कोई तीसरा कॉम्बिनेशन भी हो सकता है कि कुछ लोग इधर से उधर भी जा सकते हैं। यानी कि जो 120 रिमेनिंग सीट है नॉन बीजेपी, नॉन आरजेडी, वो डिसाइड करेगा कि बिहार का भविष्य कैसा होगा। फिलहाल बिहार में चुनाव दिलचस्प है। हम आंकड़ों के साथ आपके पास आते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि जो चुनावी ज़मीनी हकीकत है वो क्या है, हर पार्टी का स्टैंड क्या है, लोगों में क्या बज़ है, लोग क्या आपस में बात कर रहे हैं। इन सब की चर्चा हम करेंगे विस्तार से आने वाले समय में। आप ज़रूर जनमंच से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, और हमारे 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 हर वीडियो पे अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है, कुछ हमको अपने एनालिसिस में कुछ तरीके में बदलाव करना चाहिए, तो आप वो कर सकते हैं, हमें सुझाव दे सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रणधीर झा, जनमंच से प्रणाम।